हिजबुल्लाह का कहना है कि अगर इजराइल गाजा पर लैंड इन्वेजन करती है तो वह इस जंग का हिस्सा बनेगी। हिजबुल्लाह है कौन, इससे इजराइल इतना डरता है? हिजबुल्लाह दावा करता है कि जो बाकी अरब देश मिलकर भी इजराइल को हरा ना पाए, वही काम हिजबुल्लाह ने अकेले कर दिखाया है। हिजबुल्लाह को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम लेबनान देश के बारे में समझें। दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद ये छोटा सा देश है। ये ज्यादातर बॉर्डर सीरिया के साथ शेयर करता है, जबकि साउथ में इजराइल के साथ इसकी लंबी बॉर्डर है। यह देश बहुत ही खूबसूरत है और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। लेकिन इन सबसे हटकर इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इसे दुनिया से अलग बनाती है, वो है इस देश का गवर्नमेंट सिस्टम। दरअसल दोस्तों, अगर हम इतिहास में जाएंगे तो मिडिल ईस्ट के ज्यादातर इलाकों की तरह लेबनान नाम का ये छोटा सा इलाका कई सदियों तक ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आया करता था। मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ तो इस इलाके में फ्रांस ने कब्जा कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय दूसरे ज्यादातर इलाकों की तरह लेबनान देश को भी आजादी मिल गई और आजादी के बाद ही इस देश में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिस्टम लागू कर दिया गया। वो ऐसा है कि इस देश का राष्ट्रपति हमेशा ईसाई होगा, प्रधानमंत्री हमेशा शिया होगा और पार्लियामेंट का स्पीकर सुन्नी होगा। असल में जब फ्रांस की तरफ से इस देश को आजाद किया गया था तो इस देश में मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों की भी आबादी बहुत थी। इसलिए जब फ्रांस ने इसे आजाद किया तो ये सिस्टम लागू किया। मुसलमानों को दो टुकड़ों में बांटा गया, सुन्नी और शिया। फिर उनको एक एक पोजीशन दे दी गई। गवर्नमेंट का ये सिस्टम लेबनान में अभी तक लागू है। समय के साथ साथ इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते रहे हैं। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 67% मुस्लिम और 32% ईसाई आबादी है, जबकि 1% लोग ऐसे भी हैं जो किसी और धर्म को मानते हैं। मुसलमानों में जहां 32% के करीब सुन्नी, वहीं 31% शिया मुसलमान हैं, जबकि 37% मुसलमानों के ही छोटे बड़े ग्रुप हैं। दरअसल दोस्तों, जब 1948 में जब इजराइल ने अपने एस्टेब्लिशमेंट का ऐलान किया था तो तब से लगातार समय समय पर फिलिस्तीनियों को अपने घरों को छोड़कर दूसरे देशों में पलायन करना पड़ा है। ये फिलिस्तीनी कभी अरब देशों में शरण लेते थे, तो कभी लेबनान की तरफ, तो कभी गाजा पट्टी और इजिप्ट में पलायन कर जाते थे। वक्त के साथ साथ लेबनान में फिलिस्तीन रिफ्यूजी की आबादी बढ़ती गई। जबकि इनकी तादाद बढ़ी तो इन्होंने इजराइल से बदला लेने के लिए कई छोटे छोटे ग्रुप PLO जैसे संगठन जन्म लेने लगे। 1975 में जब लेबनान में सिविल वॉर शुरू हुई तब इजराइल ने इस मौके को देखते हुए इसके ऊपर अटैक कर दिया। असल में इजराइल का मकसद लेबनान में ऐसी सरकार को बैठाना था जो प्रो इजराइल हो। शुरुआत में इजराइल इस मकसद में काफी हद तक सफल भी हुआ। उसने लेबनान के कई इलाकों में कब्जा कर लिया। पूरा साउथ लेबनान इजराइल के कब्जे में आ गया। वहीं दूसरी तरफ 1979 में ईरान में भी सिविल वॉर चल रही थी। इसके चलते ईरान में जो पहले प्रो वेस्टर्न सरकार थी उसे गिराकर नई इस्लामिक सरकार बन चुकी थी। ईरान में सरकार का बदलना मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव लेकर आया। ईरान ने बड़ी तेजी के साथ लेबनान में ऐसे ग्रुप्स का सपोर्ट किया जो इजराइल से लड़ रहे थे। 1982 में इजराइल से लड़ने के लिए एक ऐसे ही ग्रुप का जन्म हुआ जिसे नाम दिया गया हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम ग्रुप है जिसे ईरान ने बनाया था और आज तक खुले तौर पर मदद करता आ रहा है। धीरे धीरे हिजबुल्लाह न सिर्फ लेबनान के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप बनकर सामने आया, बल्कि इसने लेबनान के अंदर ही खुद की सरकार भी बना डाली। 1985 से 2000 तक साउथ लेबनान में जंग चलती रहती है। एक तरफ इजराइल के आर्म फोर्सेस और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स। और भी कुछ ग्रुप शामिल होते हैं, लेकिन असल जंग इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच होती है। इजराइल साउथ लेबनान के हिस्से को ऑक्यूपाई तो कर पाता है, पर हिजबुल्लाह गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाती है, जैसे वियतनाम में अमेरिका के खिलाफ अपनाया गया था। हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में बहुत एलोबरेट टनल सिस्टम भी बनाया, खुफिया टनल्स, जिसके जरिए इजराइल के इंटेलिजेंस फोर्सेस को वो चकमा दे सके। इजराइल को भी पता था कि वो लॉन्ग टर्म वॉर में वो साउथ लेबनान के हिस्से को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन उनके सख्त खिलाफ है। पर इजराइल चाहता था कि उनका विड्रॉल एक लार्जर पीस प्लान के संदर्भ में हो, जिसमें सीरिया भी शामिल हो, लेबनान भी शामिल हो, जिसमें वो दिखा पाए कि उसने कोई ना कोई पॉलिटिकल गेन हासिल की हो। पर हिजबुल्लाह के रेजिस्टेंस के चलते इजराइल को बिना किसी पीस एग्रीमेंट, बिना किसी पीस प्लान के वहां से विड्रॉ करना पड़ता है। ये बात है सन 2000 की। इसको आज तक हिजबुल्लाह अपनी बहुत बड़ी मिलिट्री जीत मानती है। उनका जो प्रोपेगेंडा है वो ये कहता है कि जो बाकी अरब देश मिलकर भी इजराइल को हरा ना पाए, लेकिन वही काम हिजबुल्लाह ने अकेले कर दिखाया, इजराइल को पीछे खदेड़कर। अपनी जीत के बाद हिजबुल्लाह के लीडर नसरल्लाह ने अपनी स्पीच में फिलिस्तीनियों से कहा कि फिलिस्तीनियों, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। दुनिया शायद तुम्हें अकेला छोड़ दे,
लेकिन तुम अकेले ही अपने खोए हुए घर का हक वापस कर सकती हो। जैसे लेबनान ने अपनी जमीन वापस ली, वैसे ही फिलिस्तीन भी कर सकता है। इस भाषण को साल 2000 में दिया गया था और कहीं ना कहीं हमास इससे इंस्पायर्ड हुई है। 2013 में यूएस ने, ईयू ने, बेसिकली वेस्टर्न ब्लॉक ने हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। आज के टाइम में हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टेट विद इन स्टेट है। हिजबुल्लाह की जो पॉलिटिकल विंग है उसको यूरोपियन यूनियन टेररिस्ट नहीं मानती है, पर उसकी मिलिट्री विंग को टेरर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। पॉलिटिकल विंग हो या मिलिट्री विंग हो, हिजबुल्लाह को लेबनान में वाइड स्प्रेड पब्लिक सपोर्ट है। कई बार हिजबुल्लाह चुनाव में जीत भी चुकी है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि हिजबुल्लाह का राज साउथ लेबनान में अपने आप में ऑपरेट करता है। इसका मतलब लेबनान के अंदर एक स्टेट, मतलब स्टेट विद इन अ स्टेट। हिजबुल्लाह का कहना है कि अगर इजराइल गाजा पर लैंड इन्वेजन करती है तो वो इस जंग का हिस्सा बनेगी। इजराइल के लाखों सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं, पर अगर इन्वेजन हुआ तो इजराइल को 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा, यानी कि साउथ में गाजा पर हमास और नॉर्थ में हिजबुल्लाह, जो कि इजराइल के लिए आसान नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह के जुड़ने से वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल डिफेंस स्पोक पर्सन का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग का हिस्सा बनती है तो उनके साथ भी वही होगा जो आज गाजा में हो रहा है, यानी हमास की तरह इजराइल हिजबुल्लाह को भी पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेगा। यूएस भी हिजबुल्लाह को वार्निंग दे चुका है। अभी तक अरब देशों ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ सहानुभूति जताई है और गाजा ऑक्यूपेशन के खिलाफ कड़ी निंदा की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन अगर इजराइल और यूएस सीधा लेबनान और सीरिया पर अटैक करता है तो शायद दूसरे अरब देशों को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि युद्ध में वो किस तरफ हैं। क्या रसिया इस युद्ध में इन्वॉल्व होता है? वैसे भी रसिया यूक्रेन के खिलाफ वेस्टर्न पावर के खिलाफ लड़ रहा है। ऐसे में 2 फ्रंट वॉर स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में यूक्रेन को वेस्ट से सपोर्ट भी कम होने लगेगा, तो इस वॉर में रसिया का भी इंटरेस्ट है। यूएस और ईरान के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। यूएस ने ईरान के मिलिट्री जनरल को मार गिराया था। वेस्टर्न देशों ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इजराइल को सपोर्ट करेंगे।